नमस्कार दोस्तों, साहित्य की ओर में आज की कहानी है अमृता प्रीतम जी द्वारा लिखी गई कहानी बू। तो दोस्तों, यदि आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। घोड़ी हिनहिनाई। गुलेरी दौड़कर अंदर से बाहर आई। उसने घोड़ी की आवाज पहचान ली थी। वह घोड़ी उसके मायके की थी। उसने घोड़ी की गर्दन के साथ अपना सिर टेक दिया, जैसे वह घोड़ी की गर्दन न होकर उसके मायके का द्वार हो। गुलेरी का मायका चंबे शहर में था। ससुराल का गांव लक्कड़ मंडी एवं खजियार के रास्ते में एक ऊंची समतल जगह पर था। खजियार से लगभग 1 मील आगे चलकर पहाड़ी का एक ऐसा मोड़ आता था जहां पर खड़े होकर चंपा शहर बहुत दूर और बहुत नीचा दिखाई देता था। कभी कभी गुलेरी जब उदास हो जाती तो अपने मानक को साथ लेकर उस मोड़ पर आकर खड़ी हो जाती। चंबे शहर के मकान उसको एक जगमगाते बिंदु के समान दिखाई देते। फिर वे बिंदु उसके मन में एक चमक पैदा कर देते। मायके वह वर्ष भर में एक बार आश्विन के महीने में जाती थी। हर साल इन दिनों उसके मायके में चुगान का मेला लगता था। माता पिता उसको लिवाने के लिए आदमी भेज देते थे। सिर्फ गुलेरी की ही नहीं, गुलेरी की सभी सहेलियों के मायके अपनी लड़कियों को बुलावा भेज देते थे। सभी सहेलियां जब एक दूसरे के गले मिलती तो वर्ष भर की सभी ऋतुओं के सुख दुख की बातें एक दूसरी से कह सुन लेती और अपने मायके की गलियों में हिरनियों के समान चौकड़ी भरती स्वच्छंद घूमती। 2-2, 3-3 बच्चों की माताएं बड़े बच्चों को उनके दादा दादी के पास छोड़ आती और गोद वाले को मायके पहुंचते ही ननिहाल वालों के हवाले कर देती। मेले के लिए नए कपड़े सिलवाती, चुनरियों को रंगवाती और अबरक लगवाती। मेले में से कांच की चूड़ियां और चांदी की बालियां खरीदती। मेले में से खरीदी हुई सुगंधित साबुन की टिक्कियों को अपने बदन पर ऐसे मलती जैसे वह अपने खोए हुए कुंवारे यौवन की गंध को फिर से सूंघना चाहती हूँ। गुलेरी कितने ही दिनों से आज के दिन का इंतजार कर रही थी। आश्विन का आसमान जब सावन भादों की बरसात के साथ हाथ पांव धोकर निखर बैठता था, गुलेरी और गुलेरी जैसी ससुराल में बैठी लड़कियां पशुओं को दाना पानी डालती, सास ससुर के लिए दाल चावल रांधती और हर रोज हाथ पांव धोकर बन संवर बैठती तो मन में सोचने लगती, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों कोई ना कोई उनके मायके से उनको लेने के लिए आता होगा। आज गुलेरी के घर के दरवाजे के सामने उसके मायके की घोड़ी हिनहिनाई तो गुलेरी चंचल हो उठी। घोड़ी लेकर आए नत्थु कामे को गुलेरी ने बैठने के लिए चौकी दी। गुलेरी को कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। उसके मुंह का रंग स्वयं सब कुछ बता रहा था। मानक ने तंबाकू का एक लंबा कश खींचा और आंखें बंद कर ली। जाने उससे तंबाकू का नशा न झेला गया या गुलेरी के मुंह का रंग। इस बार तो मेला देखने आएगा ना, चाहे दिन का दिन ही सही, गुलेरी ने मानक के पास बैठकर बड़े दुलार से कहा। मानक के हाथ कांपे। उसने हाथों में पकड़ी हुई चिलम को एक ओर रख दिया। बोलता क्यों नहीं? गुलेरी ने रोष के साथ कहा। गुलेरी, एक बात कहूं? मैं जानती हूं तूने क्या कहना है। क्या यह बात तुझे कहनी चाहिए? साल भर में एक बार तो मैं मायके जाती हूं, फिर तू मुझे ऐसे क्यों रोकता है? आगे तो मैंने तुझे कभी भी कुछ नहीं कहा, फिर इस बार क्यों कहता है? इस बार, बस इस बार। मानक के मुंह से एक लंबी आह निकल गई। तेरी मां तो मुझे कुछ कहती नहीं, फिर तू क्यों रोकता है? गुलेरी की आवाज में बच्चों जैसी जिद थी। मेरी मां। मानक ने अपना मुंह बंद कर लिया, जैसे आगे की बात को उसने दांतों तले दबा लिया हो।
दूसरे दिन गुलेरी मुंह अंधेरे बन संवर कर तैयार हो गई। गुलेरी का न कोई बड़ा बच्चा था न गोद का, न किसी को ससुराल में छोड़ना था न किसी को मायके ले जाना था। नथु ने घोड़ी पर काठी कसी और गुलेरी के सास ससुर ने उसके सिर पर प्यार दिया। चल 2 कोस मैं भी तेरे साथ चलूंगा, मानक ने कहा। गुलेरी ने खुश होकर मानक की बांसुरी अपने आंचल में रख ली। वे खजियार पार कर गए, आगे 1 कोस और लांग गए। फिर चंबे की उतराई आरंभ हो गई। गुलेरी ने आंचल में से बांसुरी निकाली और मानक के हाथ में थमा दी। सामने कठिन उतराई थी, पांव जैसे फिसल रहे थे। गुलेरी ने मानक का हाथ पकड़ा और रुककर कहने लगी, बजाता क्यों नहीं बांसुरी? सोच भी जैसे उतराई उतर रही थी। मानक का मन फिसलता जा रहा था। गुलेरी ने जब मानक का हाथ पकड़ा तो मानक ने चौंक कर उसकी ओर देखा। बजाता क्यों नहीं बांसुरी? गुलेरी ने फिर कहा। मानक ने बांसुरी होठों के साथ लगाई, फूंक मारी, पर बांसुरी में से ऐसा स्वर निकला जैसे बांसुरी की जवान पर छाले पड़ गए हों। गुलेरी तू मत जा, मैं तुझे फिर कहता हूं मत जा, इस बार मत जा। मानक ने हाथ की बांसुरी गुलेरी को वापस कर दी। कोई बात भी तो हो। अच्छा तू मेले के दिन चला आइयो, मैं तेरे साथ लौट आऊंगी, पीछे नहीं रहूंगी, सच कहती हूं, पक्की बात। मानक ने कुछ न कहा, पर उसने गुलेरी के मुंह की ओर ऐसे देखा जैसे वह कहना चाहता हो, गुलेरी यह बात पक्की नहीं, यह बहुत कच्ची है। पर मानक ने कुछ ना कहा, जैसे उसको कुछ कहना न आता हो। गुलेरी और मानक सड़क से थोड़ा सा हटकर एक पत्थर के साथ अपनी पीठ टेक कर खड़े हो गए। नथु ने 10 कदम आगे बढ़कर घोड़ी खड़ी कर दी थी, पर मानक का मन कहीं भी खड़ा नहीं हो रहा था। मानक का मन घूमता फिसलता आज से 7 वर्ष पीछे तक चला गया। यही दिन थे जब मानक अपने मित्रों के साथ इस सड़क को लांघता हुआ चौगान का मेला देखने चंबे गया था। मेले में कांच की चूड़ियों से लेकर गाय बकरियों तक कुछ न कुछ खरीद और बेच रहे थे। इसी मेले में मानक ने गुलेरी को देखा था और मानक को गुलेरी ने। फिर दोनों ने एक दूसरे का दिल खरीद लिया था। वे दोनों अवसर देखकर एक दूसरे को मिले थे। तू तो दुधिया बुट्टे जैसी है, मानक ने यह कहकर गुलेरी का हाथ पकड़ लिया था। पर कच्चे बुट्टे को तो पशु मुंह मारते हैं, यह कहकर गुलेरी ने हाथ छुड़ा लिया था और मुस्कुराते हुए कहा था, इंसान तो बुट्टे को भून कर खाते हैं, यदि साहस है तो मेरे पिता से मेरा रिश्ता मांग ले। मानक के दूर पास के संबंधियों में जब भी किसी का ब्याह होता था तो लड़के वाले मूल्य चुकाते थे। मानक डर रहा था कि पता नहीं गुलेरी का पिता कितना रुपया मांग ले, पर गुलेरी का बाप खाता पीता आदमी था और फिर वह दूर शहर में भी रह आया था। वह अपने मन में यह निश्चय किए हुआ था कि बर वालों से बेटी के पैसे नहीं लूंगा। जहां पर अच्छा घर और वर मिलेगा वहीं पर अपनी लड़की का ब्याह कर दूंगा। मानक के इस काम में कोई कठिनाई नहीं हुई। दोनों के दिल मिले हुए थे, दोनों ने ब्याह का रास्ता ढूंढ लिया था। आज तू क्या सोच रहा है? तू मुझे अपने मन की बात क्यों नहीं बताता? गुलेरी ने मानक के कंधे को हिलाते हुए कहा। मानक ने गुलेरी की ओर ऐसे देखा जैसे उसकी जबान पर छाले पड़ गए हों। घोड़ी हिनहिनाई। गुलेरी को आगे का रास्ता स्मरण हो आया। वह चलने के लिए तैयार हुई और मानक से कहने लगी, आगे चलकर नीले फूलों का वन आता है, कोई 2 मील होगा। तू जानता है ना, उस वन को पार करने वालों के कान बहरे हो जाते हैं। हाँ, मानक ने धीरे से कहा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हम उस वन में से गुजर रहे हैं।
तुझे मेरी कोई बात सुनाई ही नहीं देती है। तू सच कहती है गुलेरी, मुझे तुम्हारी कोई बात सुनाई नहीं देती और तुझे मेरी कोई बात सुनाई नहीं देती। मानक ने एक लंबी सांस ली। दोनों ने एक दूसरे के मुंह की ओर देखा, पर दोनों एक दूसरे की बात नहीं समझ सके। मैं अब जाऊं, तू वापस चला जा, तू बड़ी दूर आ गया है, गुलेरी ने धीरे से कहा। तू इतना रास्ता पैदल चलती आई, घोड़ी पर नहीं बैठी, अब घोड़ी पर बैठ जाना, मानक ने उसी प्रकार धीरे से कहा। यह ले, पकड़ अपनी बांसुरी, तू अपने साथ ही ले जा, मेले के दिन आकर बजाएगा। गुलेरी हंसती, उसकी आंखों में धूप चमक रही थी। मानक ने अपना मुंह दूसरी ओर कर लिया, शायद उसकी आंखों में बादल उमड़ आए थे। गुलेरी ने मायके का रास्ता लिया और मानक लौट आया। माँ, घर पहुंचकर मानक इस तरह खाट पर गिर पड़ा जैसे वह बड़ी मुश्किल से खाट तक पहुंच पाया हो। बड़ी देर लगाई, मैं तो सोचती थी कि शायद तू उसको आखिर तक छोड़ने चला गया है, माँ ने कहा। नहीं माँ, आखिर तक नहीं गया, रास्ते के बीच ही छोड़ आया हूं। मानक का गला रुंध गया। औरतों की तरह रोता क्यों है, मर्द बन, माँ ने रोष से कहा। मानक के मन में आया कि वह माँ से कहे, पर तू तो औरत है, एक बार औरतों की तरह रोती क्यों नहीं। मानक को गुलेरी की एक बात स्मरण हो आई। हम नीले फूलों वाले वन में से गुजर रहे हैं, जहां पर सभी के कान बहरे हो जाते हैं। मानक को ऐसा महसूस हुआ कि आज किसी को उसकी बात सुनाई नहीं देती। सारा संसार जैसे नीले फूलों का वन है और सभी के कान बहरे हो गए हैं। 7 वर्ष हो गए थे। गुलेरी की अभी तक कोख नहीं हरी आई थी। माँ कहती थी, अब मैं 8वां वर्ष नहीं लगने दूंगी। माँ ने 500 रुपया देकर भीतर ही भीतर मानक के दूसरे ब्याह की बात पक्की कर ली थी। वह उस समय की इंतजार में थी जब गुलेरी मायके चली जाएगी। वह नई बहू का डोला घर ले आएगी। इसके बाद मानक को ऐसे महसूस हुआ जैसे उसके दिल का मांस सो गया था। गुलेरी का प्यार उसके दिल में चुटकी भर रहा था, पर उसके दिल को कुछ महसूस नहीं हो रहा था। नई बहू की कोख से उत्पन्न होने वाले बच्चे की हंसी उसके दिल को गुदगुदा रही थी, पर उसके दिल को कुछ नहीं हो रहा था, जाने उसके दिल का मांस सो गया था। 7वें दिन मानक के घर उसकी नई बहू बैठी हुई थी। मानक के सभी अंग जाग रहे थे, एक उसके दिल का मांस सोया हुआ था। दिल के सोए हुए मांस को उसके जाग रहे अंग सभी स्थानों पर ले गए थे, नई ससुराल में भी और नई बहू के बिछौने पर भी। मानक मुंह अंधेरे अपने खेत में बैठा हुआ तंबाकू पी रहा था जब मानक का एक पुराना मित्र वहां से गुजरा। इतने बड़े सवेरे कहाँ चला भवानी? भवानी 1 मिनट चौंक कर ठहर गया। चाहे उसने अपने कंधे पर एक छोटी सी गठरी उठाई हुई थी, फिर भी धीरे से कहने लगा, कहीं नहीं, कहीं तो चला है, आ बैठ, तंबाकू पी ले। मानक ने आवाज दी। भवानी बैठ गया और मानक के हाथ से चिलम लेकर पीता हुआ कहने लगा, चंबे चला हूं, आज वहां मेला है। मेले के शब्द ने मानक के दिल में जाने कैसी सुई चुभो दी। मानक को एहसास हुआ उसके भीतर कहीं पीड़ा हुई थी। आज मेला है, मानक के मुंह से निकला। हर वर्ष आज के दिन ही होता है, भवानी ने कहा। फिर मानक की ओर ऐसे देखा जैसे वह यह भी कह रहा हो, तू भूल गया इस मेले को? 7 वर्ष हुए जब तू मेले में गया था, मैं भी तो तेरे साथ था। तूने तो इसी मेले में मोहब्बत की थी। भवानी ने कहा कुछ नहीं, पर मानक को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उसने सब कुछ सुन लिया था। उसको भवानी पर गुस्सा आ रहा था कि वह सब कुछ क्यों सुन रहा है।
भवानी मानक की चिलम छोड़कर उठ खड़ा हुआ। उसकी पीठ पर लटक रही गठरी में से उसकी बांसुरी का सिरा बाहर निकला हुआ था। भवानी चलता जा रहा था। मानक उसकी पीठ को देखता रहा। पीठ पर रखी हुई छोटी सी गठरी को देखता रहा। गठरी में से निकले हुए बांसुरी के सिरे को देखता रहा। भवानी और भवानी की बांसुरी मिले जा रहे हैं। मानक को अपनी बांसुरी स्मरण हो आई जब उसने मायके जा रही गुलेरी को अपनी बांसुरी देते हुए कहा था, इसे तू साथ ले जा। फिर मानक को ख्याल आया, और मैं? मानक का मन आया कि वह भी भवानी के पीछे पीछे दौड़ पड़े। वह अपनी उस बांसुरी के पीछे दौड़ पड़े जो उससे पहले मेले में चली गई थी। मानक ने हाथ से चिलम फेंक दी और भवानी के पीछे पीछे दौड़ पड़ा। फिर मानक की टांगें कांपने लग पड़ी। वह वहीं का वहीं बैठ गया। मानक को सारा दिन और सारी रात मेले जा रहे भवानी की पीठ दिखाई देती रही। दूसरे दिन तीसरे पहर का समय था जब मानक अपने खेत में बैठा हुआ था। उसको मेले में से आते हुए भवानी का मुंह दिखाई दिया। मानक ने मुंह एक ओर कर लिया। उसने सोचा कि मुझको न तो भवानी का मुंह दिखाई दे और न भवानी की पीठ। इस भवानी को देखकर उसको मेले की याद आ जाती थी और यह मेला उसके सोए हुए दिल के मांस को जगा देता था। और जब वह मांस जाग पड़ता था उसमें बहुत पीड़ा होती थी। मानक ने मुंह फेर लिया। मानक ने डरकर भवानी के मुंह की ओर देखा। गुलेरी मर गई। गुलेरी मर गई? उसने तुम्हारे विवाह की बात सुनी और मिट्टी का तेल अपने ऊपर डालकर जल मरी। मिट्टी का तेल? इसके बाद मानक बोला नहीं। पहले भवानी डरा, फिर मानक के माँ बाप डर गए और फिर मानक की नई बहू डर गई कि मानक को पता नहीं क्या हो गया था। वह न किसी के साथ बोलता था और न किसी को पहचानता दिखता था। कई दिन बीत गए। मानक समय पर रोटी खाता, खेती का काम भी करता और सभी के मुंह की ओर ऐसे देखता जैसे वह किसी को भी न पहचानता हो। मैं उसकी औरत काहे की हूं? मैं तो सिर्फ इसके फेरों की चोर हूं। नई बहू दिन रात रोने लगी। यह फेरों की चोरी अगले महीने मानक की नई बहू की और मानक की मां की आशा बन गई। बहू के दिन चढ़ गए थे। मां ने मानक को अकेले में बैठाकर यह बात सुनाई, पर मानक ने मां के मुंह की ओर ऐसे देखा जैसे यह बात उसकी समझ में न आई हो। मानक को चाहे कुछ समझ में नहीं आया था, पर वह बात बड़ी थी। मां ने नई बहू को हौसला दिया कि तू हिम्मत से यह बेला काट ले। जिस दिन मैं तुम्हारा बच्चा मानक की झोली में रखूंगी तो मानक की सभी सुधियां पलट आएंगी। फिर वह बेला भी कट गई। मानक के घर बेटा पैदा हुआ। मां ने बालक को नहलाया धुलाया, कोमल रेशमी कपड़े में लपेटकर मानक की झोली में डाल दिया। मानक झोली में पड़े हुए बच्चे को देखता रहा। फिर जैसे चीख उठा, इसको दूर करो, दूर करो, मुझे इसमें मिट्टी के तेल की बू आती है। तो ये आप सुन रहे थे अमृता प्रीतम जी द्वारा लिखी गई कहानी बू, रेनू की आवाज में। ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। थैंक यू।